नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश भर के अहम किस्से और कहानियां। आज की ये कड़ी भी बहुत ही जोश, प्रगति और सम्मान भरी खबरों से भरपूर है। आज की इस कड़ी की हम शुरुआत करेंगे देवउठनी एकादशी से संबंधित एक खबर पर। आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी से पूरे देश भर में एक खुशी का माहौल है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और शुरुआत होती है विवाह, गृह प्रवेश और मंगल कार्यों की। सब मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि अब विवाह सम्मेलन का भी सिलसिला जारी हो चुका है। देव उठनी एकादशी के साथ ही प्रदेश भर में शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और झांकियां सजाई गई हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित पीतांबर शर्मा ने बताया कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और कई शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। 4 महीने में देवशयन एकादशी के बाद आज और कल भी थी देवउठनी एकादशी, आज भी है। ये 4 महीने के बाद क्षीर सागर से भगवान निद्रा त्यागते हैं और इसके बाद शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्य 5 दिसंबर तक कम से कम 11 सावे हैं और वो सभी के लिए शुभदायक और श्रेष्ठ हैं। समाज को और लोगों को काफ़ी अच्छा रोजगार प्राप्त होगा और इससे आर्थिक स्थिति में भी सुदृढ़ता आएगी। देव उठनी एकादशी पर सावे शुरू होने से टेंट डेकोरेशन, मोबाइल फोन, कैटरिंग, बैंड बाजा और होटल, ज्वेलर्स, ब्यूटी पार्लर सहित मिठाई व गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। राजस्थान में आज 25,000 शादियां होगी और जयपुर शहर में 1,000 शादियां और जयपुर जिले में 2,000 शादियां होगी। गत 1 नवंबर को भी देवउठनी 11 का सवा था, उसमें राजस्थान में 15,000 शादियां संपन्न हुई। राजस्थान में 18,000 मैरिज गार्डन है जो नवंबर दिसंबर में करीब करीब फुल हैं। नवंबर और दिसंबर में राजस्थान में लगभग 2 लाख शादियां होगी। उसके लिए पूरे रिसोर्ट 90-95% फुल हैं और इन 2 महीनों में लगभग 3,000 करोड़ का कारोबार राजस्थान में होने का अनुमान है। साहों की शुरुआत है, साहों पर भरमार है। हर तरह की, चाहे वो बिक्री हो, चाहे कपड़े की बिक्री हो, चाहे साड़ियों की बिक्री हो, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो। इस बार बरसात भी अच्छी हुई है, दिवाली भी अच्छी निकली है और जीएसटी आने से राहत भी मिली है लोगों को। तो एक तरह से कुल मिला के ये कह दें कि 2 एकादशी, 1 तारीख और 2 तारीख, दोनों के बीच एकादशी पे अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो 10 से 15,000 सावे कल थे और 25,000 सावे आज हैं। कुल मिला के 35 से 40,000 सावे राजस्थान में हो रहे हैं। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो 1,000 के आसपास है। अगर जयपुर जिले की बात करूं तो 2,000 से ज़्यादा शादियां हैं। जब ये शादियां होती हैं तो निश्चित तौर पर कारोबार बढ़ता है, हर तरह की ग्राहकी बढ़ती है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जिस तरह से शादियां बहुत ज़्यादा है तो पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो हमारा सीज़न आएगा वो बहुत अच्छा होगा। ये भी कहना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले 10 से 15% तक का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। दिवाली के बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, बहुत अभी डिमांड भी है लहंगे चुन्नी साड़ियों की और व्यापार बहुत अच्छा जा रहा है और आगे भी बहुत ज़्यादा सावे हैं, इसलिए व्यापार हर साल की अपेक्षा डबल होने वाला है अब की बार। 11 पड़ी है, दोनों में बढ़िया डिमांड है और आने वाले साल और भी बढ़िया है। स्टार्ट हुआ अभी से, कल से। इस बाहर वाले ज़्यादा चल रहे हैं आजकल वाला में, जैसे रोज़ हुआ, पिंक रोज़ हुआ, वाइट हुआ, जिप्सा हुआ, इनमें वरमालाएँ ज़्यादा चल रही है और 3 से 4,000 रुपये पेयर बिकता है, बढ़िया चल रही है। इस वर्ष खास बात यह रही कि एकादशी का दिन रहने से बाजारों में अच्छी खरीदारी हो रही है। वहीं गांवों से लेकर शहरों तक कई शुभ कार्य किए जा रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों की जमकर भीड़ देखी जा रही है।
दिवाली के बाद देवउठनी 11 पर एक बार फिर से जयपुर के बाज़ारों में ख़रीदारों की खासी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि नवंबर और दिसंबर में राजस्थान में करीब 2 लाख शादियाँ होने का अनुमान है, जिसके चलते करीब 95% रिसोर्ट बुक हो चुके हैं। यदि विवाह स्थलों की बात करें तो राजस्थान में करीब 18,000 के लगभग जो है विवाह स्थल हैं, जो भी करीब बुक हैं। तो व्यापारी इसे जीएसटी में राहत के बाद एक बार फिर से काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि राजस्थान एक डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में फिर से अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। जयपुर से मेरे सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। विजय की चौके छक्कों से गूंज उठा देश और खिलाड़ी मैदान से निकलकर पहुंचे सम्मान के मंच पर। हमारी महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर मिला और उन्होंने सभी के जज्बे और जुनून की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन सब से फिट इंडिया के मिशन को आगे ले जाने का आग्रह किया, क्योंकि यही है नई इंडिया की पहचान, जहां इंडिया की बेटियां हर मैदान पर गोल्डन स्ट्राइक लगा रही हैं। और आपको बता दें कि खेल सिर्फ एक जीत का सफर नहीं, परंतु आत्मविश्वास और फिटनेस की राह भी है। बहुत बड़ा आज का दिन है, देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हैप्पी गुरुपुरब सर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. सर, मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सेना है, और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए, आप बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे, ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आपके अनुभव। सर, आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे,
I think a team is actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसे नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जयबीदी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना? सर इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना। क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफेद हो गए मेरे। Final was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और चल सर, मैं वहां भी कूद जाती। इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने। भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को। इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकती हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दिल गो डाउन। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। जब इम्पोर्टेंट मैच होता है तो एक दिन पहले टीम नहीं आती है, तो वही डिस्कस जब में जाने वाले बच्चों का यही हाल है। आपको इतना सबकी याद किसी रखता? मैं वर्तमान में जीता हूँ। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। सर बैठे। क्या पसंद है आपको? थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मैं दे रहा हूँ कि पसंद है नहीं है। देश भर में सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई।
गुरु नानक देव जी के उपदेशों में सत्य, मानवता का मार्ग दिखाया गया है और सभी गुरुद्वारों में इस दिन भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उनके उपदेश न केवल सिख समुदाय परंतु संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का प्रतीक हैं। जिथे मेरा सतगुर गुर प्रसादी रतनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। से जंत अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। गुर देखा जाए तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता। जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न बुझू जाती, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड चको, यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो। मैं आप सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देश भर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पूरे गौरव और सम्मान के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना करी और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सुरों में पिरोया। वंदे मातरम केवल एक शब्दों का मेल नहीं परंतु भारत की आत्मा का संगीत है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक करोड़ों देशवासियों के हृदय में एक देशभक्ति की लौ जला रखी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मन की बात की एक कड़ी में भी इस वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए कहा था कि वंदे मातरम का उच्चारण ही सबके हृदय में भाव पैदा करता है। आज देश भर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि 7 नवंबर साल 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी और साल 1896 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को पहली बार गाया था। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ में क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड में जिक्र करते हुए कहा कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय की भावनाओं में भरता है। भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें
माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। इस मौके पर देश भर में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सामूहिक रूप से वंदे मातरम भी गाया गया। यह आयोजन 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक है। इस गीत में मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए भारत की एकता और आत्मसम्मान की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी गई। दूरदर्शन समाचार के लिए जयपुर से अमन शर्मा की रिपोर्ट। आपने इंसानों के लिए बसे नगर तो जरूर देखे होंगे, पर क्या आपने चींटियों के लिए कोई नगर बसा हुआ देखा है? जी हाँ, हम आपके लिए एक ऐसी ही अनोखी रिपोर्ट लाए हैं जहां सांचौर के पास एक गांव में करीबन 100 बीघा जमीन पर चींटियों के लिए एक नगर बसाया गया है। यहाँ पर गांव वाले इसे प्रेम से कीड़ी नगरी कहते हैं और हर रोज करीबन 4 क्विंटल दाने डाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये अनोखी रिपोर्ट चींटी और इंसान के रिश्ते पर। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 600 साल पहले यहाँ बड़ी तादाद में सामान्य से कुछ अलग प्रकार की चींटियां दिखाई देने लगीं, तो गांव वालों ने उनके लिए दाना पानी का प्रबंध करना शुरू कर दिया। ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। कीड़ी नगरा में करोड़ों चींटियां रहती हैं। गांव के भामाशाह ने यहाँ चींटियों के लिए अनाज रखने और कीड़ी नगरा को सींचने के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या पर मेले सा माहौल रहता है। पिछले 4 सालों में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। चींटियों के साथ साथ गायों को भी चारा दान किया जाता है। हमारे नीमावास में इस क्षेत्र के अंदर 600 साल पूर्व से यहाँ चींटियों का कीड़ी नगरा है और मारवाड़ी भाषा में कीड़ी बोलते हैं और वो चींटियाँ भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। उस कीड़ी नगरे को सींचने के लिए बहुत ही पूर्व काल से लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ अमावस्या को और पूर्णिमा के दिन बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। मंगलवार, शनिवार को भी, रविवार को भी लोग यहाँ ये कीड़ियों को चून चुगा डालने के लिए आते हैं और 150 बीघे के अंदर तारबंदी बाउंड्री करके कीड़ियों का घर सुरक्षित रखा हुआ है और दूर दराज से लोगों का तांता लगता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और आज भी 4 साल 5 साल पूर्व से यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगना शुरू हो गया है। पहले ऊँट घोड़ों पर लोग आते थे और अभी गाड़ियों के संसाधन हुए तो यहाँ मेला लगना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग अमावस्या और पूर्णिमा को गाड़ी लेकर के आते हैं और इस कीड़ियों को चून चुगा डालते हैं और इससे सुकून मिलता है और शांति मिलती है। बड़ा पुण्य माना जाता है इस मारवाड़ के अंदर। यह हर पूर्णिमा को और प्रत्येक अमावस्या को इतनी भीड़ रहती है कि हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ ऐसा माहौल बनता है कीड़ी नगरे के लिए कि यह भजन कीर्तन है, एक साथ में बैठ करके तरह तरह की मान लो कीड़ियों को चुग्गा देते हैं। कीड़ी नगरा में सिरोही, बाड़मेर, पाली और गुजरात से भी लोग आते हैं। चींटियों को दाना डालने के बाद महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि इन चींटियों को दाना देने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ लगती है अमावस पूर्णिमा के लिए पर ज़्यादा भीड़ पड़ती है। सब यहाँ पर कीड़ी नगरा देते हैं, इसलिए सेवा के लिए सब आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इधर जालोर जिला, इधर सिरोही जिला, इधर वहाँ से जोधपुर साइड से, वहाँ कहाँ से दूर दूर से इधर आते हैं। नीमबावास गांव जालोर जिले में पड़ता है। वहाँ पे एक एशिया का सबसे बड़ा कीड़ी नगरा है। वहाँ दूर दराज के लोग बहुत गुजरात, पाली, जालोर और जालोर से और यूपी एमपी से भी लोग जो जानकारी में है वो यहाँ आते हैं और ये 150 बीघा में फैला हुआ है। करीब 150 बीघा में फैला ये कीड़ी नगरा न केवल क्षेत्र की पहचान बन चुका है, बल्कि पर्यावरण और जीव संरक्षण का एक अनोखा उदाहरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
मक्का, स्ट्रॉबेरी और हल्दी की खेती के बाद अब केले की आधुनिक तरीके से खेती शुरू हो गई है। उदयपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर ओड़ा गांव के एक शिक्षक ने ये खेती शुरू करी है। हकरालाल मीणा ने ऑनलाइन प्रशिक्षण ली, इस आधुनिक खेती को जाना और केले की नए तरीके से खेती शुरू करी। तो आइए देखते हैं ये खेती में नवाचार और आत्मनिर्भरता की ये कहानी। हकरालाल मीणा वर्ष 2018 से हाईटेक खेती कर रहे हैं। मीणा जयसमंद क्षेत्र में शिक्षक हैं। पहले वे टमाटर की खेती करते थे, लेकिन नौकरी के कारण टमाटरों को मंडी तक पहुंचाने में परेशानी होती थी। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर केले की खेती शुरू की। मीणा ने गुजरात से पौधे मंगवाकर करीब 1 एकड़ खेत में 1100 पौधे लगाए। तो 1100 पौधे गुजरात से मंगवाए थे और काफ़ी अच्छा है, ठीक है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है और समय समय पर उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन मांगा जाए वो भी मुझे मिल रहा है। इसलिए अभी तक तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी बढ़िया है इसकी ग्रोथ। पौधे की जो 120 दिन में जितनी मोटे होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो काफ़ी है। और फिर उसके बाद में इसमें ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक का ही काम करता हूँ, जिसमें देसी खाद को ही काम में लेते हैं। यूरिया, DAP वगैरह बिल्कुल कब नहीं के बराबर यूज होता है इसमें। अपने यहाँ पर गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लू की थपड़े कर्नाटक वगैरह से कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर बाउंड्री पर गन्ना घास लगाई जाती है, जिसको नेपियर घास बोलते हैं, वो बड़ी हाइट की होती है। उसको लगाने से लू कंट्रोल हो जाती है। और सर्दियों में भी अगर मैंने बाउंड्री पर लगा रखी है, अगर उसको सर्दियों में भी लगा रखते हैं तो ऊपर की जो ठंडी हवाएं लहरें आती है शीत लहर की, वो कंट्रोल हो जाती है। मीणा पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दे रहे हैं। फसल पर कीट प्रकोप होने पर केवल जैविक दवाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए देशी खाद का प्रयोग करते हैं। मीणा ने केले की खेती का 3 माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया है और अब वे दूसरे अन्य किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। केले की खेती के बारे में जानकारी लेने आया। मैं भी इस संबंध में इस केले की खेती करना चाहता था। इनसे जानकारी ली, किस तरह से इन्हें प्लांट लगाए, एक प्लांट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, क्या क्या खाद इसे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके जो केले की खेती है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी कि जो केले लगेंगे वो बिना किसी केमिकल के हिसाब से होंगे, जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य दृष्टि से बेहतर होंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्या क्या चीज़ें आप प्रयोग में लेते हैं, तो उन्होंने लगभग 400 लीटर का एक घर पे ही खाद बनाया जाने का एक प्रोसेस उन्होंने बताया। अभी वर्तमान में आप देखें तो 1100 पौधे केले के यहाँ ऐसे लहरा रहे हैं। यहाँ का जो पूरा वातावरण है, अमूमन केले के लिए ये कहा जाता है कि ये केला तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। लेकिन इस भ्रांतियों को हकरालाल ने तोड़ा है और एक नए नवाचार के रूप में यहाँ एक पहाड़ी इलाकों में केले की खेती करके अपने आप को एक सफल किसान के रूप में साबित किया है। सुनील शर्मा, DD न्यूज़, उदयपुर। परंपरा से प्रेरणा और मैदान से सम्मान, इस हफ्ते की हर एक कहानी ने आपको उम्मीद करते हैं जोड़ा होगा जुनून और जोश से। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ, परंतु तब तक आप जुड़े रह सकते हैं ऐसी ही कहानियों से हमारे YouTube चैनल या फिर OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के माध्यम से। नमस्कार।